अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लर्निंग। लास्ट लेक्चर में हमने एमएस एक्सेल की सीरीज़ को कंप्लीट किया था और लास्ट लेक्चर में हमने डैशबोर्ड को देखा था। और ये आज जो है हम पावर पॉइंट को स्टार्ट करेंगे। हमारे पावर पॉइंट की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 है। और जो है जो चीज़ें मैं आपको वर्ड और एक्सेल में पढ़ा चुका हूँ वो हम पावर पॉइंट के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। जो चीज़ें सिमिलर थी हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो चीज़ें हमने पावर पर मतलब जो चीज़ें हमने वर्ड या एक्सेल में डिस्कस नहीं की थी। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ पावर पॉइंट? पावर पॉइंट क्या होता है? पावर पॉइंट हमारे पास एक स्लाइड शो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे एमएस वर्ड के अंदर हम पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे, एक्सेल के अंदर हम शीट के ऊपर फार्मूले की मदद से ऑटोमेटिक कैलकुलेशन क्रिएट कर रहे थे। इस तरीके से जो है पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड का इस्तेमाल करके जो है वो किसी भी तरीके की हम प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो तकरीबन सारी चीज़ें तो हमारे पास सिमिलर ही हैं। हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमने वर्ड और एक्सेल में डिस्कस नहीं की थी पावर पॉइंट की। तो हम होम के टैब से स्टार्ट लेते हैं। जब हम होम के टैब में जाते हैं तो ये कटर को भी पेस्ट के ऑप्शन से मैं आपको बता चुका था। हम यहाँ से इसको देखते हैं। अब यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड हमारे पास क्या है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्लाइड से रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट्स आ जाते हैं। बने बनाए हम कोई भी फॉर्मेट क्या कर सकते हैं, उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा हमारी प्रेजेंटेशन के लिए हमें चाहिए। तो जैसे फॉर सपोज अगर हम किसी चीज़ के बारे में कंपैरिजन बताना चाह रहे हैं तो अब ये वाला फॉर्मेट हम क्या करेंगे, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम जो है जैसे एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या दो चीज़ों के बारे में कोई कंपैरिजन हो तो वो भी हम इसके अंदर लेआउट के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। अभी आपने देखा बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक ही स्लाइड थी। जैसे ही हमने यहाँ पर न्यूज़ के ऊपर क्लिक करा तो नया फॉर्मेट जो हमारे पास यहाँ से आ रहा है वो एक न्यू स्लाइड पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर 3-4 फॉर्मेट ले लेते हैं। जैसे हमने एक फॉर्मेट हमने ये ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब न्यू स्लाइड इंसर्ट करवाने की जो शॉर्ट की है वो हमारे पास है कंट्रोल एम। जैसे हम कंट्रोल एम करेंगे तो भी हमारे पास एक और स्लाइड रहेगी। तो टोटल हमने यहाँ पर 5 स्लाइडें ले ली हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद चलो 5 से हम ज़्यादा स्लाइडें ले लेते हैं। टोटल 10 स्लाइडें हमने ली हैं। तो हर स्लाइड पर अभी जो है हम चाहें तो अलग अलग लेआउट भी ले सकते थे, लेकिन अभी हर स्लाइड पर एक ही लेआउट को उसने रिपीट किया जो लास्ट टाइम हमने स्लाइड में लिया था ये वाला, उसने फिर आगे उसी को रिपीट किया। तो फर्स्ट पे हमारे पास ये लेआउट आ रहा है, सेकंड पे ये आ रहा है, थर्ड पे ये आ रहा है। फिर उसके बाद मैंने कंट्रोल एम करता गया तो उसने उसी को जो प्रीवियस स्लाइड का जो लेआउट था उसने उसी को कंटिन्यू करा। लेकिन अगर हम यहाँ से चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर स्लाइड का एक नया लेआउट हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से जो भी हम लेआउट सेलेक्ट कर रहे हैं वो न्यू स्लाइड पर ही अप्लाई होता है, अदरवाइज उस स्लाइड का लेआउट हमारे पास चेंज नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पर तो अगर हम इधर आते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास वही सेम ऑप्शन है जो मैंने पीछे आपको बताए थे। तो यहाँ पर बस फ़र्क कितना सा है, अगर हम यहाँ से कोई मतलब लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो वो न्यू स्लाइड पर अप्लाई होगा, लेकिन अगर हम यहाँ से कोई भी लेआउट सेलेक्ट करते हैं तो हम उसी स्लाइड का लेआउट क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वो ये न्यू स्लाइड पर अप्लाई नहीं होता, जो सिलेक्टेड स्लाइड होती है उसी का लेआउट चेंज करता है। तो फॉर सपोज यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर मैंने 2 चीज़ों के कंपेरिजन के बारे में लेआउट सेलेक्ट किया था स्लाइड नंबर 2 में। हम चाह रहे हैं भाई इसकी जगह हमें कोई दूसरा लेआउट चाहिए था, तो हम यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो देखें इसके यहाँ पर हमारा उसी स्लाइड का स्लाइड नंबर 2 का ही लेआउट क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर किसी पार्टिकुलर उसी स्लाइड का अगर आपने लेआउट चेंज करना है तो यहाँ से आप उसी स्लाइड का इजीली लेआउट को क्या कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगला ऑप्शन आता है रिसेट स्लाइड। रिसेट स्लाइड से मुराद ये क्या है, क्या क्या चीज़ें रिसेट कर सकता है। ये हमारे टेक्स्ट की पोजीशन, उसका साइज़ और इसकी फॉर्मेटिंग को रिसेट करता है। फॉर सपोज यहाँ पर हम पहले स्लाइड के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पावर पॉइंट, ठीक है। पावर पॉइंट लिखने के बाद हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से कोई भी फॉर सपोज यहाँ से हम जो है वो कोई भी राइटिंग स्टाइल वगैरह अप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने कोई भी इसको राइटिंग स्टाइल दे दिया है या कोई भी कलर दे दिया, तो ये एक सिंपल टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। इसको हम जो है रिसेट कर लेंगे तो यहाँ पर दोबारा नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जो इसकी साइज़ वगैरह होगा, कलर वगैरह सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाएगी और ये दोबारा एक आपके पास नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम स्लाइड के दरमियान में सेक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, सेक्शन का क्या रोल होता है। फॉर सपोज आपने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो तकरीबन 2 चैप्टर की है। अब आप चाह रहे हैं कि चैप्टर को हमें पता लगे कि भाई कौन सी स्लाइड कौन से चैप्टर की है, कहाँ से मतलब स्लाइड चैप्टर 2 की स्लाइड कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से स्टार्ट नहीं हो रही है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, स्लाइड्स को सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो सेक्शन सिंपल तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऐड सेक्शन करा तो अभी कोई सेक्शन नहीं था, फर्स्ट स्लाइड को मैं सेलेक्ट करा, ऐड सेक्शन किया, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल पूरा एक सेक्शन क्या हो गया है, वो क्रिएट हो गया। अब आप इस सेक्शन को क्या नाम देना चाह रहे हैं वो नाम आप दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको बाद में दूंगा, अभी मैंने सेक्शन को कोई नाम नहीं दिया।
ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद हम दोबारा ऊपर चलते हैं। तो अभी हमारे कोई सेक्शन का कोई नाम दिया, हम यहाँ से सेक्शन को दोबारा क्लोज भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास खाली एक ही सेक्शन बना है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं और मैं ये बोलूँ कि भाई स्लाइड नंबर 6 से जो है हमारा दूसरा सेक्शन यानी चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको एक और सेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आने के बाद मैंने दोबारा ऐड सेक्शन किया, तो अब हमारे पास 2 सेक्शन हो गए हैं, एक तो सेक्शन नंबर 1, एक सेक्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखें, एक सेक्शन हमारे पास ये है, मैं क्लिक करता हूँ तो ये सेक्शन क्लोज हुआ। ये भी देखो पहले क्या होता है, सेक्शन क्लोज करने पर तमाम स्लाइडें क्लोज हो रही थी, क्योंकि सारी स्लाइडें एक ही सेक्शन में डिवाइड थी। लेकिन हमने उन स्लाइडों को 2 सेक्शन में डिवाइड किया चैप्टर के लिहाज से। अब हम क्या करेंगे, इन सेक्शन को रीनेम करके नाम भी देख देंगे चैप्टर नंबर 1 और 2 का, ताकि हमें पता लग जाए कि ये सेक्शन चैप्टर नंबर 1 का है, वो सेक्शन चैप्टर नंबर 2 का है। तो हमने इसी को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद हम इधर आते हैं और यहाँ पर हम रीनेम सेक्शन करेंगे। तो इस सेक्शन को नाम मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पर चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का मैंने इसको नाम दिया है, तो ये चैप्टर नंबर 1 हो जाएगा, रीनेम करेंगे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, चैप्टर नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद जो है हम इधर आते हैं और इधर आने के बाद हम यहाँ पर इसको भी रीनेम करेंगे, तो ये चैप्टर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से पहले आप सेक्शन क्रिएट करें, सेक्शन क्रिएट करने के बाद उसको आप चैप्टर में डिवाइड, चैप्टर का नाम जैसे चैप्टर का नाम देकर उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद तो अब हमें पता लग जाएगा कि हमारी कौन सी स्लाइड चैप्टर नंबर 1 की है, कौन सी स्लाइड हमारे चैप्टर नंबर 2 की है। तो यहाँ पर आने के बाद दोबारा हम सेक्शन में चलते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो किसी पार्टिकुलर एक सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। जो सेक्शन हमारा सिलेक्टेड होगा वही सेक्शन हमारा क्या होगा, वो रिमूव होगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं और हम रिमूव ऑल सेक्शन करेंगे तो तकरीबन हमारे सारे सेक्शन क्या हो जाएंगे, वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम रिमूव नहीं कर रहे, अभी हम कोलैप्स और एक्सपेंड को देखते हैं। कोलैप्स का मतलब होता है क्लोज कोलैप्स ऑल, और ये एक्सपेंड ऑल। कोलैप्स का मतलब सारे सेक्शन क्लोज करेगा और एक्सपेंड का मतलब उसे फैला के दिखाएगा, यानी उसे ओपन करेगा। अगर हम यहाँ पे कोलैप्स ऑल करते हैं तो देखिए सारे सेक्शन हमारे क्लोज हो गए, और अगर हम यहाँ पर एक्सपेंड ऑल करते हैं सारे सेक्शन हमारे एक्सपेंड हो जाएंगे, यानी सारे के सारे सेक्शन हमारे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से अगर हम चाहें तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने सेक्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया, 1 सेलेक्ट करते तो तकरीबन हमारा एक ही सेक्शन क्या होगा, वो रिमूव होगा, जो सिलेक्शन हमारा सिलेक्टेड है। ठीक है, अगर हम रिमूव ऑल करते हैं तो तकरीबन सारे सेक्शन हमारे ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा जैसी स्लाइड थी वो उसी कंडीशन में आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से जो है स्लाइड्स को सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम आगे कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपने पहले से पढ़े हुए भी हैं वर्ड या एक्सेल में, तो पावर पॉइंट के अंदर मैंने बताया था, हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे राइटिंग स्टाइल हो गया, फॉन्ट साइज हो गया, इंक्रीज करना, क्लियर हो गया, ये सारी चीज़ें, राइटिंग चेंज केस वगैरह, ये सारे ऑप्शंस आप पढ़कर आ चुके हैं। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आपको एस वाला नज़र आ रहा होगा, वो हमने नहीं देखा पड़ा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये सिंपल शेडो देने का काम कर रहा है। अगर मैं क्लिक करूँगा तो टेक्स्ट हमारा, टेक्स्ट के ऊपर देखें हल्का सा शेडो आ रहा है, दोबारा चेक हटा दूंगा तो दोबारा चले जाएगा। बाकी ये जो ऑप्शन है ये डिपेंड करता है कि करेक्टर के दरमियान की स्पेसिंग आपने कितनी रखनी है। अगर मैं वेरी टाइट करूँगा तो करेक्टर आपस में ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। टाइट नॉर्मल क्लोज कर रहा है, बाकी नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल में इसको डिवाइड कर देगा। लेकिन अगर लूज़ करेंगे तो करेक्टर के दरमियान का स्पेस मज़ीद बढ़ जाएगा, वेरी लूज़ करेंगे तो मज़ीद और बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, ये बुलेट वगैरह, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, कॉलम क्रिएट करना। जैसे हम वर्ड में पेज के ऊपर कॉलम क्रिएट कर रहे थे, हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। राइटिंग के स्पेस को कम ज़्यादा करना, ठीक है, लाइंस के स्पेस को कम ज़्यादा करना, उसकी टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम इसको उतना डिप्ले में डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी ये वर्टिकली अलाइनमेंट चेंज करना, मिडिल, बॉटम, ये सारी चीज़ें आप पहले से डिस्कस कर आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे के सारे हमारे पास क्या है, शेप्स हैं। तो शेप्स भी आप अपनी मर्जी का कोई भी ड्रा कर सकते हैं, सारा वर्ड में आपने पढ़ा है। ठीक है, अभी फॉर सपोज हमने ये जो बनाया है ये भी हमारा क्या है, एक शेप ही है जो हम यहाँ पर बनाकर हमने ये क्रिएट हुआ है। तो इसकी भी पूरी शेप की फॉर्मेट है, ये टैब हमारे पास है, यहाँ से सारे वही ऑप्शन है जो वर्ड में आपने एक्सेल में डिस्कस किए थे। तो उसी तरीके से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं कि भाई अगर आपको ये शेप है, इसका बैकग्राउंड कलर कैसा रखना है, उसकी आउटलाइन वगैरह, शेप इफेक्ट देने हैं, उसके राइटिंग का स्टाइल कैसा रखना है, तो वो भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं कुछ यहाँ से इस तरीके से। और ये सारे ऑप्शन ये हमें यहाँ पर भी दिए हुए हैं। अगर हम यहाँ पर इसकी होम के टैब में जाते हैं तो तकरीबन ये है कि ये सारे के सारे ऑप्शन हमें जो है वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो ये अपने हिसाब से इसको आप क्या कर सकते हैं, वो चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो वही सारे शेप्स के ऑप्शन हमें वहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, और अरेंज लिखा हुआ है तो अरेंज का ऑप्शन हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये शेप फॉर्मेट में जाते हैं तो ये अरेंज का ऑप्शन हमें यहाँ पर भी दिया हुआ है। वही सारे ऑप्शन हैं
तो वो मेरे को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आप पढ़ कर आ चुके हैं। शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, क्विक स्टाइल वगैरह, ये तमाम के तमाम ऑप्शन आपको शेप फॉर्मेट में भी दिए हुए हैं। शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट, क्विक स्टाइल वगैरह, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर भी गिवन है। तो इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, फिलहाल हम आगे की तरफ चलते हैं। और तकरीबन ये फाइंड रिप्लेस वगैरह भी आपने डिस्कस किए हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट की टैब की तरफ। इंसर्ट की टैब की तरफ ये न्यू स्लाइड के ऑप्शन है, ये सारा वही ऑप्शन है जो मैंने अभी आपको होम के टैब के अंदर यहाँ से बताया। यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेबल आप जैसे वर्ड में बना रहे थे इस तरीके से आप पावर पॉइंट के अंदर रो और कॉलम के मुताबिक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप टेबल क्रिएट कर देंगे तो इसकी वो टेबल डिज़ाइन की इसकी लेआउट की टैब आ जाएगी। जैसे वर्ड में चेंज करें तो उस तरीके से आप यहाँ पर भी उसको इजीली जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हमारे पास हम इंसर्ट की टैब में चलते हैं और पिक्चर के इंसर्ट करवाते हैं। पिक्चर आप यहाँ से भी करवा सकते हैं। पिक्चर इंसर्ट करवाने का ऑप्शन जो है वो आपको इधर भी दिया हुआ है, यहाँ से भी आप इजीली पिक्चर को क्या करवा सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी, ये दोनों जगहों से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो वर्ड में जैसे आप ले रहे थे। बाकी फ़ोटो एल्बम को अब देखते हैं कि हम फ़ोटो एल्बम को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़ोटो एल्बम पे हम चलते हैं, न्यू फ़ोटो एल्बम पे हम जाते हैं और इस तरीके से फ़ोटो एल्बम में आपको जो जो चीज़ें रखनी है वो इजीली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो जो चीज़ आप फ़ोटो एल्बम में, जो जो पिक्चर्स आप फ़ोटो एल्बम में दिखाना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम फाइल डिस्क के अंदर जाके इस पिक्चर को इंसर्ट करवाएंगे जो जो हमें फ़ोटो एल्बम में रखनी है। तो यहाँ पर आप कोई भी पिक्चर ले लेते हैं। फॉर सपोज मैं डेस्कटॉप से कोई 2-3 पिक्चर उठा लेता हूँ एग्जाम्पल देने के लिए। फॉर सपोज हमारे पास एक ये पिक्चर थी, ठीक है। हम कंट्रोल के साथ एक साथ सारी पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने कंट्रोल की प्रेस की, हमने ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। हमने जो है वो एक पिक्चर ये सिलेक्ट कर ली, ठीक है। हमने एक पिक्चर ये सिलेक्ट कर ली। ये 3 पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद जिसके हम इंसर्ट करेंगे तो सारी पिक्चर हमारी फ़ोटो एल्बम में क्या हो जाएगी, वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है वो आप फ़ोटो एल्बम की क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है अगर आप चाहें तो इनमें टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे डी एंड वगैरह लिखा हुआ आता है वो भी आप इंसर्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद जो है अब फॉर सपोज ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। अगर मैं इस पर चेक लगाता हूँ, चेक लगाने के बाद अगर मैं ऑल पिक्चर ब्लैक एंड वाइट करता हूँ तो जितनी पिक्चर्स होंगी सारी वो हमारी इस तरीके से प्रीव्यू में हमें ब्लैक एंड वाइट में क्या करवाएगा, शो करवाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी आप चाहें तो पिक्चर को मज़ीद इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने पिक्चर के पहले यहाँ चेक लगाना है, उसको फिर आप जो है डाउन साइड पे भी लेकर आ सकते हैं और यहाँ से उसको ऑफ साइड पे भी लेकर जा सकते हैं। मतलब उसकी पोजीशन को आप चेंज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी पार्टिकुलर इमेज को यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चाहें तो पिक्चर को आप इजीली यहाँ से रोटेट भी करवा सकते हैं किसी भी डायरेक्शंस में। तो जैसे हम इस पिक्चर को रोटेट करवा रहे हैं हम तमाम पिक्चर को सेट करवा सकते हैं। बाकी चाहें तो आप उसका यहाँ से आप कंट्रास्ट भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से चाहें तो उसको दोबारा आप यहाँ से कंट्रास्ट को कम कर सकते हैं। ये ब्राइटनेस बढ़ा रहा है और ये ब्राइटनेस को आपके पास कम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से यहाँ पर जो है एल्बम लेआउट, अब पिक्चर जो है वो स्लाइड के ऊपर कैसे आनी चाहिए। तो फिट तो स्लाइड लिखा हुआ था, उसका मतलब ये पीछे स्लाइड और इसके ऊपर पिक्चर आपको नज़र आ रही है, तो मतलब स्लाइड के ऊपर पिक्चर कुछ इस तरीके से फिट होगी। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका चाहे तो लेआउट चेंज कर सकते हैं। 1 पिक्चर करूँगा तो पहले भी एक ही पिक्चर आ रही थी लेकिन पूरी फिट थी, अभी भी एक पिक्चर आ रही है लेकिन पूरी फिट नहीं है। पीछे इसके वाइट कलर की स्लाइड आपको नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर पिक्चर आ रही है। अगर आप चाहें तो एक स्लाइड पे 2 पिक्चर भी दिखा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आएंगे, फिलहाल हम 1 पिक्चर ही रखते हैं। 1 पिक्चर रखने के बाद उसका फ्रेम शेप आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई पिक्चर का फ्रेम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम राउंडेड करेंगे तो देखें पिक्चर का राउंडेड फ्रेम आ गया। अगर हम यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके का फ्रेम हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी फ्रेम उसको आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपका फ़ोटो एल्बम है उसकी बैकग्राउंड में थीम कैसी चलनी चाहिए वो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से ब्राउज में जाके इजीली अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम कोई सी भी थीम सेलेक्ट करके अपने जो है फ़ोटो एल्बम के बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आने के बाद क्रिएट करूँगा तो हमारे यहाँ से फ़ोटो एल्बम इजीली क्रिएट हो जाएगा। फ़ोटो एल्बम जो क्रिएट होगा वो इस पावर पॉइंट पर नहीं क्रिएट होगा, उसकी एक अलग से हमारे पास प्रेजेंटेशन ओपन होगी। अभी जैसे अभी हमारे पास एक ही फाइल है पावर पॉइंट की, लेकिन हम जैसे फ़ोटो एल्बम को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास एक और प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी जिसमें हम खाली हमारा क्या होगा, फ़ोटो एल्बम की सारी पिक्चर्स होंगी जो हमने फ़ोटो एल्बम के अंदर रखी थी। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्रिएट करते तो देखिए हमारा फ़ोटो एल्बम जो है वो क्रिएट हो जाएगा और वो अलग से प्रेजेंटेशन के ऊपर क्रिएट होगा, इसके ऊपर क्रिएट हमारे पास नहीं होगा। तो देखिए आपके पास अलग से जो हमने पीछे थीम सेलेक्ट की थी वही थीम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है वो ये हमारा फ़ोटो एल्बम हमारा क्या हो गया, अलग से पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन ओपन हुई, उसके ऊपर हमारा ये फ़ोटो एल्बम क्या हो गया, क्रिएट हो गया।
ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से जो आप यहाँ पर चाहें तो बैकग्राउंड की थीम अगर आप चेंज करना चाह रहे हो तो अपने फ़ोटो एल्बम को दोबारा अब यहाँ से आके क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। एडिट में जाके आप जाके बैकग्राउंड की थीम ब्राउज के अंदर जाके दोबारा यहाँ से उसको आप चेंज कर सकते हैं। हम ऑर्गेनिक रखेंगे तो बैकग्राउंड पर थीम हमारी क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। इसको हम अपडेट करेंगे, ये हमारी थीम क्या हो गई है, अपडेट हो गई है। तो बैकग्राउंड की थीम आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं और डिज़ाइन के अंदर जाके भी आप इजीली जो है यहाँ से अपनी मर्ज़ी की बैकग्राउंड थीम को चाहें तो उसको आप इजीली यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको आप चेंज कर सकते हैं। वही थीम के स्टाइल है जो वहाँ पर आपको गिवन है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से फ़ोटो फिल्म को क्रिएट कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम लिंक और एक्शन का कैसे यूज़ कर सकते हैं और वीडियो, ऑडियो और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम कैसे कर सकते हैं। इसको इंशाल्लाह फिर हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।